Welcome you friend in my YouTube channel. I am Devendra Chaudhary. Hope you all are doing well. और इससे पहले जो मैं लेक्चर अपलोड किया हूँ वो आप सब लोग देख चुके हैं और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइटोप्थोरा ब्लाइट, विल्ट और स्टेरिलिटी मोज़ेक के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं फाइटोप्थोरा ब्लाइट से। ये जो सिम्टम दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड में, ये फाइटोप्थोरा ब्लाइट है। इसको आप एक बार देख लो कैसे दिखता है, फिर आगे समझने में आसानी होगी। ये जो डिजीज़ है वो होती है फाइटोप्थोरा ड्रेचेसलेरी फार्मास्पेसिलिस कैज़ेनी से। इसे हम स्टेम ब्लाइट भी कहते हैं। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि ये फार्मास्पेसिलिस होता क्या है, इसके बारे में देखना और वीडियो में कमेंट जरूर करना। सिम्टम, जो इसका सिम्टम है वो सीडलिंग, लीफ और स्टेम में दिखाई देता है। इन्फेक्शन ऑफ सीडलिंग इज विजिबल एज वाटर सोक्ड लीजन्स इन प्राइमरी एंड ट्राइफोलिएट लीव्स। विदिन 3 days lesions become necrotic. Lesions become circular to irregular up to 1 centimeter diameter. In severe condition lips become blighted. कि सीडलिंग अगर स्मॉल है तो उसमें प्राइमरी लिप भी होगा और ट्राइफोलिएट लिप भी होगा। सो यहाँ पर लिप्स में वाटर सोक्ड लीजन बनते हैं जो कि 3 दिन के अंदर ही नेक्रोटिक लीजन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये जो लीजन्स बना है वहाँ का सेल मरने लग जाता है, सेल डेथ होता है और इसका साइज बढ़ता है। बाद में ये ओवल हो जाएगा या फिर इर्रेगुलर शेप का हो जाता है और जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर तक होता है। अगर ऐसी लीजन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे तो जो स्मॉल सीडलिंग है वो मर जाता है। ऑन स्टेम ब्राउन टू डार्क ब्राउन लीजन्स फॉर्म नियर ग्राउंड लेवल। इट एक्सटेंड टू ईच डायरेक्शन। इनिशियली लीजन्स हैव फ्लैट सरफेस बट लेटर बिकम sunken. अफेक्टेड एरिया क्रैक्स एंड सेट्स। स्टेम एबव लीजन्स ड्राइज। ये देखिए, ये जो सिम्टम दिख रहा है यहाँ से इधर जो ब्लाइटिंग हुई है, सो जो सिम्टम है कैसे स्टार्ट होगा, ये स्टेम है, यहाँ पर ग्राउंड लेवल से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। फिर ये लीजन ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों तरफ मूव करता है जिसके कारण से ये जो सरफेस है इसका वो सनकन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है वहाँ का सेल डेवलपमेंट करना बंद कर देता है, लेकिन आसपास का सेल तो डेवलप करेगा जिसके कारण से ये जो एरिया है इन्फेक्टेड एरिया वो धंस जाता है। अब क्या होगा, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो वीक हो जाता है और ये सीडलिंग गिर जाता है। अब आते हैं इटियोलॉजी में। जो पैथोजन है वो लोअर फंगस होता है, इसीलिए इसका जो माइसीलियम है वो नॉन सेप्टेट होता है और हाइलाइन होता है। ये है सेप्टेट हाइफी और ये है नॉन सेप्टेट या फिर सिनोसिटिक हाइफी। इसमें आप देखिए, इसमें 2 न्यूक्लियस के बीच में कोई, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस के बीच में कोई क्रॉस वॉल नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 न्यूक्लियस, पहला दूसरा, ये जो 2 न्यूक्लियस हैं वो उनके बीच में एक क्रॉस वॉल है जिसे सेप्टा कहते हैं। स्पोरेंजियोफोर इमर्ज थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस सिंगली आर इन ग्रुप। जो स्पोरेंजियोफोर है जिसमें स्पोरेंजिया बनता है वो लोअर सरफेस में स्टोमेटा के थ्रू बाहर आता है। दे आर अनब्रांच्ड, बियर सिंगल सेल्ड, हाइलाइन, राउंड और ओवल स्पोरेंजिया। सो इसका जो स्पोरेंजिया है वो कैसा होता है, सिंगल सेल्ड, हाइलाइन और ओवल या राउंड होता है। और एक स्पोरेंजियोफोर में केवल एक ही स्पोरेंजिया बनता है। स्पोरेंजिया जब जर्मिनेट होता है सो ये जूस पोर्स बनाता है। ये यहाँ पर ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियोफोर है। यहाँ से जब स्पोरेंजिया रप्चर होता है तो जूस पोर्स बाहर आते हैं। एक स्पोरेंजिया में 30 से लेके 50 जूस पोर्स होते हैं। फिर ये जो एक एक जूस पोर्स हैं ये सिंगल सिंगल इन्फेक्शन करेंगे। तो फंगस ऑल्सो प्रोड्यूस oospores एंड क्लेमाइडोस्पोर्स। सो oospores इज अ सेक्सुअल स्पोर्स। और क्लेमाइडोस्पोर क्यों बनाया जाता है फंगस द्वारा, सर्वाइवल के लिए। जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब क्लेमाइडोस्पोर बनता है।
अब आते हैं डिजीज साइकिल में। पैथोजन सर्वाइव इन क्रॉप डेब्रिस एज oospores एंड क्लेमाइडोस्पोर्स। ये oospores क्लेमाइडोस्पोर्स क्या करेंगे, अगले सीजन में इन्फेक्शन करेंगे और ये स्टोमेटा या वुंड के थ्रू पौधे में इंटर करते हैं, वहाँ मल्टीप्लाई होते हैं, सिम्टम डेवलप होता है और ये स्पोरेंजिया बनाते हैं। स्पोरेंजिया से जूस स्पोर्स बाहर आता है और ये जूस स्पोर्स रेन वाटर या विंड के थ्रू दूसरे प्लांट्स में या दूसरे फील्ड्स में मूव करता है और वहाँ इन्फेक्शन करता है। आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट होता होगा कि कोई पैथोजन स्टोमेटा से इंटर करता है कि कोई पैथोजन डायरेक्ट इंटर करता है, तो उसको कैसे याद करें। जो पैथोजन है वो 3 टाइप के होते हैं, बायोट्रॉफ, हेमीबायोट्रॉफ और नेक्रोट्रॉफ। बायोट्रॉफ मतलब ऐसे पैथोजन जो अपने होस्ट को किल नहीं करते हैं, जैसे रस्ट, पॉडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू। नेक्रोट्रॉफ ऐसे पैथोजन जो पहले अपने होस्ट सेल को किल करते हैं, उसके बाद उससे अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, मतलब डेड सेल से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। ये है पिथियम और राइजोक्टोनिया। और थर्ड कैटेगरी है वो है हेमीबायोट्रॉफ, मतलब ऐसे पैथोजन जो इन्फेक्शन के अर्ली स्टेज में एज अ बायोट्रॉफ एक्ट करते हैं और बाद में नेक्रोट्रॉफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पैथोजन है फाइटोप्थोरा। ये जो बायोट्रॉफ है और हेमीबायोट्रॉफ है, ये हमेशा ये चाहते हैं कि उसका होस्ट सेल है वो ना मरे, इसीलिए स्टोमेटा के थ्रू इंटर करते हैं। और ये नेक्रोट्रॉफ पहले होस्ट सेल को किल करता है, फिर उसमें इंटर करता है। अब आते हैं एपिडेमियोलॉजी में। हाई ह्यूमिडिटी मोर देन 90%, 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, 100% रेनी डेज और हाई डोज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर आर वेरी फेवरेबल टू डिजीज डेवलपमेंट। मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस एडॉप्ट करना चाहिए, जैसे कि डीप प्लोइंग, क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट, एप्लीकेशन ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर, इंटरकल्चर विथ लो हाइट लेग्यूम्स, application of trichoderma pseudomonas bacillus, remove infected plant as soon as they are seen, collect the remains of crop and destroy by burning, treat the seeds with metalaxyl, या फिर जो बेस्ट तरीका है वो है ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटी लाइक पूसा A3। अब आते हैं विल्ट में। विल्ट डिजीज इज कॉज्ड बाई Fusarium oxysporum udum. Symptom: leaves initially pale, lose their turgidity, droop down, and finally result in large-scale withering. Gradual or sudden wilting from bottom to top is observed. Entire plant wilt or dies within a few days. The disease incidence occurs in patches in field. Dark streaks are seen when the bark of stem below the soil level are observed. The affected stems exhibit vascular browning indicating xylem plugging with mycelia. अब इसको मैं इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। जो विल्ट पैथोजन है वो कहाँ इन्फेक्ट करता है, रूट में, जाइलम में। जब जाइलम में ये इन्फेक्शन करेगा, वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, उसका जो माइसीलियम है फिर वाटर के जो ट्रांसलोकेशन है, वाटर जो रूट से ऊपर जाता है वो रुक जाता है, जिसके कारण क्या होगा, जो एबव ग्राउंड सिम्टम है वो पहले हमें दिखाई देगा। तो उसमें क्या होगा, विदरिंग होगी, मतलब मुरझा जाएगा, पत्ते पीले पड़ेंगे। तो पीले कहाँ से पड़ना स्टार्ट होता है, नीचे वाले लीफ से। पहले नीचे वाले लीव्स पीले पड़ते हैं, बाद में फिर पूरा प्लांट पीला पड़ जाता है। अगर हम रूट का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या दिखाई देगा, ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन। तो ये क्या शो करता है कि जाइलम में जो पैथोजन है वो मल्टीप्लाई किया है और उसके माइसीलियम इसको प्लग कर दिए हैं। ईटियोलॉजी, जो फ्यूजेरियम है वो एक हायर फंगस है, इसीलिए इसका माइसीलियम सेप्टेड ब्रांच्ड होता है और लाइट पिंक कलर का होता है। इसमें 2 टाइप के कोनिडिया बनते हैं, मैक्रोकोनिडिया एंड माइक्रोकोनिडिया। जो मैक्रोकोनिडिया है वो सेप्टेट होता है और जो माइक्रोकोनिडिया है वो सिंगल सेल्ड होता है। कोनिडियोफोर आर सिंपल, स्लेंडर, शॉर्ट, प्रोड्यूस्ड इन स्पोरोडोकियम।
क्लेमाइडोस्पोर और स्पेरिकल एंड थिक वॉल्ड। सो ये जो दिख रहा है ये स्पोरोडोकियम है। यहाँ पे बहुत सारे माइसीलियम होते हैं। माइसीलियम में कोनिडियोफोर बनता है और कोनिडियोफोर में कोनिडिया बनते हैं। कुछ जो कोनिडिया होते हैं जैसे मैक्रोकोनिडिया, इसके कुछ सेल में जो सेल वाले है उसकी थिकनिंग हो जाती है और फिर क्या बनता है, क्लेमाइडोस्पोर। अब आते हैं डिजीज साइकिल में। सो डिजीज इज ए सॉइल बोर्न। पैथोजन सर्वाइव इन सॉइल, क्रॉप डेब्रिज एज कोनिडिया, माइसीलियम एंड माइक्रोस्क्लेरोसिया एंड ऑल्सो क्लेमाइडोस्पोर। इन्फेक्शन इन रूट, रूट से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। पौधा जाइलम में मल्टीप्लाई होगा, सिम्टम डेवलपमेंट होगा, फिर वहाँ पर कोनिडिया बनेगा। ये कोनिडिया इरिगेशन वाटर या फिर इंटरकल्चर ऑपरेशन के समय एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। एपिडेमियोलॉजी, सॉइल टेम्परेचर ऑफ 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, हॉट एंड ड्राई पीरियड्स फॉलोड बाई रेन, लाइट सॉइल, सॉइल मॉइस्चर लेवल 20 to 40% और पोटेशियम डेफिशिएंसी। ये सब कंडीशन जब होगी तो डिजीज ज़्यादा मात्रा में आएगा। मैनेजमेंट, we should always adopt integrated disease management practice like deep summer plowing, avoid sowing when temperature are high, follow 6-year crop rotation with sorghum। sorghum का जो रूट होता है उससे एक केमिकल सिक्रीट होता है, वो है HCN। सो ये जो HCN केमिकल है वो पैथोजन को किल करता है, इसीलिए हमें sorghum के साथ क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। Apply FYM at the rate of 20 to 25 quintal per hectare. Seed treatment with Trichoderma viride, Pseudomonas fluorescens, carbendazim or thyram. Spot drenching with carbendazim. Basal soil application of neem cake at the rate of 150 kg per hectare. So ये स्पॉट एप्लीकेशन इसलिए करते हैं जहाँ जहाँ डिजीज दिखेगा हमें वहाँ वहाँ ट्रेंचिंग करनी है। अब आते हैं स्टेरिलिटी मोज़ेक में। सो ये एक वायरस से होता है जिसका नाम है पिजन पी स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस। सिम्टम, इन्फेक्टेड लिप्स शो टिपिकल येलो मोज़ेक पैटर्न एंड येलो रिंग स्पॉट्स, लिप्स बिकम स्मॉल, द अफेक्टेड प्लांट्स आर स्टंटेड ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड, dwarfing of branches gives pussy appearance, reduced or no flowering, अगर फ्लावर बन भी जाते हैं सो दे विल डू नॉट पॉड। इजी लैंग्वेज में जो लीफ है उसमें मोज़ेक सिम्टम दिखता है या फिर रिंग स्पॉट्स आते हैं। सो ऐसे रिंग स्पॉट्स आते हैं और ये येलो कलर का होता है। बाद में जब वायरस सिस्टमिक हो जाता है फिर उसके बाद जब लीफ आती है न्यू लीव्स, उसका साइज कम हो जाता है और इसमें कंप्लीट येलोइंग हो जाती है। जो इंटरनोड का साइज है वो कम हो जाता है जिसके कारण से बुशी अपीयरेंस आता है और फ्लावरिंग नहीं होती है। अगर फ्लावर बन गया है तो उसमें पॉट डेवलपमेंट नहीं होता है। इटियोलॉजी, दिस इज कॉज्ड बाय अ वायरस पिजन पी स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस। इसका जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्टैंडर्ड RNA। इसका जो प्रोटीन कैप्सिड है वो 3 से 10 नैनोमीटर का थिक होगा और 2000 नैनोमीटर लॉन्ग होता है। सो दिस इज फ्लेक्सियस रॉड। इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो एक माइट से होता है, असेरिया कैजेनी। डिजीज साइकिल, मिनिमम एक्विजिशन फीडिंग टाइम इज 15 मिनट, नो लेटेंट पीरियड, इन्फेक्टिव अप टू 13 आवर्स एंड सेमी परसिस्टेंट मैनर। मतलब जो वेक्टर है वो कम से कम 15 मिनट तक इन्फेक्टेड प्लांट को फीड करेगा, तब जाके जो वायरस है वो प्लांट बॉडी से इंसेक्ट बॉडी में इंटर करेगा। एक्विजिशन के 13 घंटे तक वो इंसेक्ट वायरस को फैलाते रहेगा। वायरस सर्वाइव इन पेरिनियल होस्ट। फिर नेक्स्ट सीजन में जब नया प्लांट लगेगा तो उसमें क्या होगा, जो नॉन वायरोलिफेरस इंसेक्ट है, माइट है, वो इस जो सर्वाइव कर रहा है पेरिनियल होस्ट उसमें फीड करेगा। कितने देर तक करेगा, कम से कम 15 मिनट तक।
उसके बाद जो नॉन वायरोलिफेरस इंसेक्ट है वो वायरोलिफेरस हो जाएगा, उसके बॉडी में वायरस इंटर कर चुका है। अब ये जो इंसेक्ट है वो किसी दूसरे प्लांट को, हेल्दी प्लांट को फीड करेगा, जिसके कारण से जो वायरस वेक्टर बॉडी में है वो प्लांट बॉडी में इंटर कर जाता है और वो वायरस उस प्लांट में मल्टीप्लाई करता है, वहाँ सिम्टम डेवलप करता है। फिर उसमें कोई हेल्दी वेक्टर होगा, वो उसको फीड करेगा, वो फिर वायरोलिफेरस हो जाएगा, वो फिर वायरस को फैलाएगा। तो ये इसी तरह से साइकिल चलते रहता है। एपिडेमियोलॉजी: प्रेजेंस ऑफ वायरस, डेंस प्लांटिंग, हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन, वैरायटी ससेप्टिबल टू माइट, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और क्लाउडी डेज। सो ये लास्ट के जो 2 फैक्टर हैं वो इंसेक्ट के पॉपुलेशन को फेवर करते हैं। अब आते हैं मैनेजमेंट में। हमें हमेशा रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करना चाहिए, जैसे कि KPL43 और बहार पूसा 19। रोगिंग आउट इन्फेक्टेड प्लांट्स अप टू 40 days आफ्टर सोइंग। स्प्रे फेनाजाक्विन 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर। इससे क्या होगा, जो इंसेक्ट है वो मरेगा। सैनिटेशन, विंड ब्रेक, ये जो अफ्रीकन टाल मेज होगा, जैसे ये हमारा फील्ड है तो उसके चारों ओर हमें विंड ब्रेक लगाना है। विंड ब्रेक के लिए हम अफ्रीकन टाल मेज भी लगा सकते हैं। इससे जो इंसेक्ट है उसका मूवमेंट एक फील्ड से दूसरी फील्ड में कम होता है। डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड प्लांट। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।